पहले हम लोग का बायोलॉजी का क्लास चल रहा, उसमें हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर हिंदी में कहा जाता है, क्या बोला जाता है? कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना जैसे हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे कि कोशिका की संरचना कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। कितने भाग में? गिनती गिनाओ, 3 भाग का क्या क्या नाम है? ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। मुख्य रूप से सेल को इसी 3 भाग में बांटा गया है आपका। ठीक है, आपका भी उसके बाद जो ये बीच का में जो द्रव्य वाला पदार्थ होता है, डॉट, और ये जो होता है इसी को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। तो हमारे सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे आपका गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इसी कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। और आपका बीच में जो रहता है वो कौन सा रहता है? न्यूक्लियस रहता है। और इसके बाहरी लेयर को कहा जाता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो पाया जाएगा प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल में भी पाया जाएगा। लेकिन जिसको कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल जो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी लेयर को कहा जाता है कौन सा? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो पाया जाएगा किसे पाया जाता है? प्लांट में, एनिमल में नहीं होता है वो। तो इसीलिए जो सेल वॉल जो बना रहता है वो किसका बना रहता है? सेलुलोज का। किसका बना रहता है? सेलुलोज का। तो सेलुलोज जो होता है सेल वॉल निर्जीव होता है। और दूसरा जो सेल वॉल के भीतर का जो लेयर प्लांट में होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या रहता है? जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना रहता है? प्रोटीन और लिपिड। तो डेफिनेटली ये जीवित रहता है। तो जिसको अगर जिंदा रहेगा तभी ना प्रोटीन और लिपिड पिलाओगे। आप लोग प्रोटीन खाते हैं ना, दाल से मिलता है प्रोटीन, है ना? तो काय खाते हैं? जो मर जाएगा उसको खिलाओ खूब दाल, तब है खिलाने। तो ये कॉन्सेप्ट है पकड़ने का। तो जैसे ही नाम आएगा क्या सेल वॉल का, तो वहां कभी भी प्रोटीन लिपिड नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन लिपिड जिंदा को चाहिए। तो इसीलिए सेल वॉल किसका बना रहेगा? सेलुलोज का। लेकिन जैसे ही सेल मेम्ब्रेन का नाम लेंगे तो वहां प्रोटीन और लिपिड आ जाएगा। और प्रोटीन का कितना लेयर मिलेगा? 2, और लिपिड का 1 मिलेगा। कौन सा सही हमारी बात? तो इसीलिए बोला गया था कि आगे चल के क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सेल वॉल और सेल जो होता है साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को कंबाइन रूप से कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। कौन से में यहां तक हो गया था? अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि यही कोशिका द्रव्य में जो जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई चालू किया था। तो उस कड़ी में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा आउटलाइन ले लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। किसका पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का। काहे कहा जाता है पावर हाउस? क्योंकि जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है उस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स है। तो आपका निर्माण इसी में होगा। तो जब निर्माण होगा तो कैसे निर्माण होगा? जैसे आप घर जाते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, सब मिलाते हैं, तब खाना बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। तो यहां तो इसका ऑक्सीजन आ गया, लेकिन इसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी को क्या होगा? एक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे खाना बनाने की प्रक्रिया है, घर में आप चावल दाल ला दिए तो बोले खाना बन गया, बनेगा खाना, उसको बनाओगे तभी तो खा सकोगे। कि मिला चावल 1 किलो, मार दिए, मुंह में मार दिए, खत्म, और जाके भीतरे पचे, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार शरीर को मतलब एनर्जी देने के लिए वो ड्यूटी बांधा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसका बना गया है? और माइटोकॉन्ड्रिया वो जो एनर्जी रिलीज करती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसी क्रेब्स साइकिल की विधि के द्वारा यहां पर जो होता है एटीपी का निर्माण होता है और ग्लूकोज का, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्लूकोज। और आपको शरीर में जानते हैं कि ग्लूकोज जहां हुआ कमा तो वहीं गिर जाओगे धड़म,
गिर जाते हैं ना। अगला अगर कोई आदमी दौड़ा नहीं है 5 किलोमीटर, उसको दौड़ा दो तो 1 किलोमीटर में हफ्ते रहेगा, 2 किलोमीटर में बोलेगा, अब सीधे गिरौंडे में लुढ़क जाता है, बोलता अब हम नहीं दौड़ेंगे, चाहे जो कर लीजिए नहीं दौड़ेंगे, बोलते हैं ना। अगर मान लो यहाँ से बोलेंगे जाओ मेरे कॉम पर सबको दौड़ के आना, सर हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े दौड़ेंगे नहीं कभी उतना, जानते हैं कि फेफड़े बाहर आ जाएगा, बाहर आया फेफड़े आ जाएगा कि कैपेसिटी ने, देखोगे कि फर्स्ट टाइम दौड़ता लगता है ना फीलिंग कि लग रहा है कि पूरा बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए कि आपको एनर्जी चाहिए, तो उतनी एनर्जी तो है नहीं, एनर्जी कैसे मिलेगा? चाउमीन खा खा के एनर्जी कहां से मिलेगा? हाँ चाउमीन से काम चल जाता है तो नहीं, फास्ट फूड से इसीलिए बोला जाता है दूर रहने के लिए, क्योंकि आपका जो सेल ऑर्गेन होता है उसको डैमेज करता है। ठीक, तो आपका जो एनर्जी बन गया, तो जैसे अभी हम चिल्ला रहे हैं तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी कहां चाहिए? माउथ में चाहिए, मुंह में, और इस बॉडी में तो अभी हाथ में चाहिए, दूसरी बार पैर में खड़ा है तो और कोई पार्ट में भी ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए। तो अब बताओ हमको ज्यादा एनर्जी है तो एनर्जी तो सब जगह बन रहा है, तो एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसप्लांट होता है कि जैसे माउथ में भी सबसे ज्यादा हमको एनर्जी चाहिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं, माउथ वाला ना सेल को ज्यादा चाहिए कि हाथ वाला को भी चाहिए? नहीं, अभी लिखना जब चालू करेंगे तो मुंह से ज्यादा हाथ वाला को चाहिए। तो ये बैलेंस कौन करता है? एनर्जी तो करेगा हर जगह, माइटोकॉन्ड्रिया मेरा है, माइटोकॉन्ड्रिया तो हर जगह है ना। अब मान लो हम पूरा चिल्ला रहे, चिल्लाते चिल्लाते हमको एनर्जी नहीं मिलेगा तो बोलते रुक जाओ पानी पिएंगे, 2 मिनट बैठेंगे तब चिल्लाएंगे, मतलब हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो वो एनर्जी जैसे अभी हमको और जो ऑर्गन्स में बॉडी का ऑर्गन है वहां नहीं दरकार पड़ेगा, तो वो एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा वो गोल्गी बॉडी करता है। कौन करता है? इसका काम है हम मैनेजमेंट करना, वो देख लेगा कहां किसको किसको दरकार नहीं है, माउथ को तो माउथ को पास चला जाएगा। तो हमारी बात अभी देखा कि पैर किसको ज्यादा दरकार नहीं है तो खड़े रहे, दौड़ नहीं रहे, लेकिन जब दौड़िएगा तो मुंह का पास नहीं चाहिए, तो उसको किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए? पैर को चाहिए, तो वहां पर भी तो सेल चाहिए, तो वो एनर्जी जितना बनाता है उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तब वो भेजेगा। और दोनों जगह से नहीं मिलेगा तब, कोई शरीर नहीं भेजेगा तब बोलेगा बाहर से मंगाओ, तो सलाइन वाटर कहते हैं ना, सलाइन वाटर, तो ये सीधे हो गया, तो वो ब्लड क्या हो जाता है? वो ब्लड लेकर के उस पार्ट को भेज देता है जहां पर आपका कौन, तो वो काम भेजने कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। बोले ये लोग नहीं बना रहा, माइटोकॉन्ड्रिया सुतले है, इसको और मनुष्य को चाहिए एनर्जी, तो वो जब जैसे ग्लूकोज मिलता है तो तुरंत उस ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वहां से फिर रिलीज कर देता है। तो कौन सा सही माई? तो जो एनर्जी बनाने का काम करेगा कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन भेजने का काम करेगा वो गोल्गी बॉडी। इसीलिए जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबका अलग अलग काम है, यूनिवर्सिटी का सबका है, सबका ड्यूटी बंधा है, जैसे स्कूल लाइफ में सबका ड्यूटी बंधा रहता है। अभी ड्यूटी कोई एसएससी में जाएंगे, कोई रेलवे में जाएंगे, कोई डिफेंस में, सभी तो नौकरी करता है, सबको एक जगह करवा देता है, तो कोई दरकार, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि नहीं? जो डिफेंस में जाएगा उसको फिजिकली चाहिए, जो अधिकारी बनेगा उसको अधिकारी की तरह समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारा सेल ऑर्गेनल भी अलग अलग तरह का काम करेगा। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा जिस प्रोसेस के द्वारा एनर्जी को जनरेट करता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? ये क्रेब्स साइकिल जो नाम पड़ा, ये क्रेब नामक एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम पर इस साइकिल का नाम पड़ा क्रेब्स साइकिल। जैसे आप किसी चीज का खोज कीजिएगा तो आपका नाम पर हो जाएगा वो। कौन सी सही माई बात? तो एनर्जी जो इसीलिए कहा गया कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस समझते हैं ना? देखो सब, जैसे आपके ये बिजली हमारे क्लासरूम में पहुंच रही तो डायरेक्ट कंपनी से नहीं आ रहा, कंपनी का कहीं कहीं पावर स्टेशन बनाया रहता है, उस पावर स्टेशन में पहले आता है कंपनी से बिजली, फिर वहां से जहां जहां दरकार रहता है वहीं पर भेजी जाती है। जैसे अभी मान लो हमको यहाँ पर लाइन काटना है तो पावर स्टेशन में फोन करेगा, जी लाइन इस एरिया काट दीजिए, वहां काट देगा। आप कितनों करोगे इधर जोड़ जाड़ करोगे, लाइन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सुरक्षित काम होगा। तो इसी प्रकार जो होता है एनर्जी का ड्यूटी मिला है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको मिला है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो भी जिम्मेवारी मिला, तो कोई खोज किए होंगे इस बारे में, तो इस बारे में जो खोज करने व्यक्ति का नाम था, उसका नाम क्या थे? ऑल्टमैन। क्या नाम था? और कब किए थे इस चीज को खोज? समझ में आई बात? तो पूरा का पूरा प्रक्रिया समझ में आई। और इसी के अंदर में, सेल्स के अंदर में कभी कभी पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी जो निवास स्थान है वो कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी भाग में पाया जाता है। समझ में आई बात? तो ये इसका ग्राफिकल पिक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का। सेल नहीं समझिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल का एक जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका पिक्चर है। ठीक है, आइए इसके बाद ये लाइन बोले थे, याद रखिएगा क्योंकि ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है कि डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा 2 जगह और मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और एक
क्लोरोप्लास्ट में। याद रखिएगा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो नाम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम आता है? तो इसका शॉर्ट में बुक में भी कहीं लिखा रहेगा ER लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर होता है रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या कहा जाता है? अब फिर से बोलो, फिर से बोलो। कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना? हिंदी में वो इंग्लिश में बोलो, तुरंत बोल दोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बोलो तो कौन नाम आसान है, हिंदी की इंग्लिश? समझ में आई बात? क्योंकि ये साइंस में नियम ही बना हुआ है, क्योंकि जितने भी रिसर्च करने वाले तो भारतीय नहीं है, सब तो फॉरेनर है। ठीक, तो याद रखिएगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खोज हो गया था, वो खोज हुआ था आपका 1945 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन इसका खोज सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गार्नियर। क्या नाम था? जिन्होंने 1897 ईस्वी में ही इसकी खोज कर दी थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई जो मिला 1945 ईस्वी में मिला। कब मिला? और हम लोग का देश कब आजाद हुआ? हम लोग कोई बोलेगा 45। चले तो ठीक है, हम लोग आजादी से पहले खोज हुआ, लेकिन इसकी मान्यता जो हुआ कि ये कोई मतलब क्या ऑर्गेनल्स है, इसके क्या फंक्शन है, ये कंफर्म हुआ 1945 ईस्वी में। तो अगर एग्जामिनर दे दिया कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहली बार जब खोज हुआ था तो कब हुआ था? 1800। कस के बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, खत्म हो गया बॉडी का तो ग्लूकोज ले क्या आइए तबे चिल्लाइएगा, क्योंकि माउथ को ज्यादा चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? क्या नाम था? नहीं मिले कॉपी किताब में, इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद इसका कंफर्मेशन जो हुआ 1945 में हुआ, लेकिन एक साइंटिस्ट नहीं था, उसके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट थे। पहला जो नाम था कीथ आर। क्या नाम था? दूसरा नाम था पोर्टर। क्या नाम था? उसके बाद नाम था एल्बर्ट क्लाउड। क्या नाम था? उसके बाद अगला नाम था आर्सेनेट एफ फुलम। क्या नाम था? तो ये सभी मिल करके कंफर्म किए कि शरीर में एक ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो होता है, ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आगे बताया। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहां पर दिखा रहे, इसीलिए पिक्चर में पहले समझोगे क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर में दिख रहा ना सबको कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो बोलना। देखो कैसे ये सेक्शनली काटा गया है, दो भाग में। देखो ये वाला पार्ट जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ में देखो यहां पर है ना, ये है राइबोसोम। देख रहे हैं ना, बिंदी 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 जो लगा हुआ है। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ का मतलब होता है चिकना, और रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। तो हिंदी में बोलेंगे रफ मतलब खुरदरा, और यार बोलेंगे चिकना मतलब क्या बोलेंगे? स्मूथ। तो एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन सा? ठीक, स्मूथ और रफ। देखो तो वही बोला गया है, देखो जंतु हो चाहे पादप हो, जंतु मतलब एनिमल, पादप मतलब क्या होता है? प्लांट। कोशिका चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। बोला गया कोशिका द्रव्य, अभी बताया था ना साइटोप्लाज्म जो भीतर में लेयर होता है, सब पूरा लिक्विड। वहीं पर बोला गया है अत्यंत सूक्ष्म शाख्य, शाख्य मतलब ब्रांचिंग ऑर्डर में, देखो ब्रांचेस टाइप में है ये चीज। शाख्य झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का एक घना जाल मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इस प्रकार से लेयर मिलेगा आपको।
बोला गया है इस जालिका को अंतःप्रदिव्य जालिका जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये डेफिनेशन जान के रखना है क्या होता है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, एमसीक्यू लिखना है, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखिएगा तब लिखना पड़ेगा। आगे बोला गया है ये तो किसी चीज का बना होगा, तो ये बना होता है लाइपोप्रोटीन का। किसका बना रहता है? लाइपो। तो आपसे पूछ दिया जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का बना रहेगा? भूलिएगा नहीं, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और ये कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। समानांतर मतलब पैरेलल, इस तरफ फैला रहेगा। पैरेलल लाइन दिख रहा है ना ये, तो समानांतर वही। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहचान है, अगर सेल ऑर्गेनल्स को देखोगे तो ऐसी ऑर्गन जो पैरेलली फैला रहेगा और उसका कुछ भाग रहेगा स्मूथ और कुछ भाग रहेगा रफ, तो समझ जाएगा यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसका तो खोज किया होगा कोई, तो खोज करने वाला पहले बताए थे गार्नियर थे, अब बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंफर्म किए 1945 ईस्वी में। ठीक है, और इसके बाद जो आगे इसकी स्टोरी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है, एक ही पार्ट में अलग अलग फंक्शन है। तो आगे देखेंगे, तो बोला गया कोशिकाओं में इसका विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाह्य झिल्ली से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। केंद्रक मतलब ये न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा झिल्ली तक फैला रहेगा। ये यही बोला गया है कि कोशिकाओं में इसका विस्तार मतलब का फैलाव जो रहेगा कहां से रहेगा? केंद्रक के बाह्य झिल्ली से लेकर के प्लाज्मा। ये केंद्रक का भीतर नहीं रहेगा, केंद्रक का बाहरी भाग से रहेगा, और इससे तो बाहर जा सकता नहीं क्योंकि बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कौन से सही मारी है? और ये जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और, क्योंकि आगे डिफरेंस भी दिखाएंगे कि प्लांट को सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है। तो पहले समझ लीजिए ऑर्गेन्स के बारे में, तब वहां पर आपको समझ में आएगा। तो यहां तक समझ में आ गई कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज सबसे पहले किसने किया था? गार्नियर ने किया था। फिर उसके बाद फाइनली इसका अप्रूवल कौन सा ईस्वी मिला? 1945 में हुआ। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला टाइप को क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना रहता है? लाइपोप्रोटीन का। किसका बना रहता है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? आगे देखो, इसके बाद उसी के बारे में लिखा हुआ है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है तथा यह कोशिकाओं को आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है। कैसे करता है? कंकाल। कंकाल में समझते हैं ना, स्केलेटन। सपोज करो कि आपके शरीर से कंकाल बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक बोरा में बंद हो जाइएगा, हो जाएगा ना। हमारा जो शरीर इस तरह दिख रहा है, हाथ पैर खड़ा उड़ा हिल डोल रहा, अगर मान लो शरीर से पूरा हड्डी, कंकाल मतलब हड्डी, अगर बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक जगह झुलस के जमीन में पड़ा रहेगा, तब हो जाएगा ना, पार्ट मिलेगा, खींच लेना सब। तो कंकाले निकाल लो, देख रहा पता ठिकाना नहीं, उसका चेहरा कहाँ है, खत्म। हाँ, हॉलीवुड मूवी में बहुत दिखाता है उस तरह, मिल गया मट्टी में तुरंत, वही चीज होता है। तो ये बॉडी का कंकाल मतलब एक आकार सेल का देने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? सेल का एक आकार देना, शेप। सबका शरीर में तो ही पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माल्को माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सबका फेस, चेहरा, आकार, प्रकार, नाटा, लंबा क्यों होता है? सबको तो एक ही जैसा होना चाहिए, सबका एकदम कॉपी होना चाहिए, कार्बन कॉपी सब बनना चाहिए। सब कार्बन कॉपी रहता है? नहीं रहता। क्यों? उसका वजह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो किसका किस प्रकार आकार डिसाइड होगा वही डिसाइड करेगा। किसी को देखता हाइटे नहीं होता तो छोटे रह गया। ठीक, जितने पहाड़ी प्रदेश है वहां पर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलता, वहां छोटे छोटे रहेगा। और उसका परिणाम झारखंडे को है। देखो सबका हाइट धीरे धीरे घटते जा रहा है, और लंबा लंबा उत्तर प्रदेश में यूपी मिलेगा पूरा 8 फीट का हाइट मिलेगा ना सब। तो वही प्रभाव है। ये जो डिसाइड करता है कंकाल का रूप में काम करने वाला कौन है? एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज चाहिए कहां आप लोग का? घट गया था जल्दी, तो इसीलिए चाहिए। तो इसका मतलब क्या? हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सबको चाहिए कुछ ना कुछ। तो यही वजह है कि किसका डिस्टरबेंस होता है तो उसका आकार प्रकार सब बदलने लग जाता है।
आकार प्रकार बदलने, मान लो अभी देखो अब 12-11 बजे तक क्लास कीजिएगा, भूखले पेट चले या भूख से पूरा तड़प रहा है, माइटोकांड्रिया छटपटा रहा है, इसको दो खाना तो दिमाग कहां से काम करेगा? बोलते हैं ना सर दिमाग फेल हो रहा है, बोलते हैं ना क्यों? क्योंकि नर्वस का एनर्जी नहीं मिल रहा, आपको सोचना पड़ रहा, सोचेगा कौन ही तभी बोलेगा, चिल्लाएगा, तो एनर्जी तो डाउन है, तो बोलते सर अब हो गया, अब जाना चाहिए। तो इसीलिए हर ऑर्गन को चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि पौष्टिक आहार खाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ का विद्यार्थी लोग जितने भी लॉज यूज में रहते हैं, काम चलाते हैं, बेचारा काम चलाते हैं, चलो आज थोड़ा सा कुछ भूंज भांज के खा के सूझ जाए, कल काम चलाएंगे नहीं, आलस में। क्योंकि आपके पास अगर बॉडी में इंटरनली एनर्जी रहेगा तभी ब्रेनो काम करेगा, ठीक। तो इसीलिए जब तक विद्यार्थी जीने में रहिए, एकदम शपथ ग्रहण लीजिए कि बाहर का फास्ट फूड खाइबे नहीं करेंगे कभी, शपथ ग्रहण कर लीजिए। तो बोलेंगे सर शपथ ग्रहण करेंगे ना तो भूख, फिर उसके बाद पढ़ाइयों ग्रहण लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा ना, क्योंकि हफ्ता में एक दिन चाहिए बाहर का खाना, तभी दिमाग रिचार्ज होगा। तो चलिए अपनी टॉपिक पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझ में आया। अभी हमने बताया था ये दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्मूथ और दूसरा क्या होता है, तो रफ होता है। तो कुछ तो इसका वजह होगा, तो देखिए वही लिखा, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो बना होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण करता है। तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए, तो ये कौन काम करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ, चावल उवल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, वही ना बनता है। तो अगर एंडोप्लाज्म स्मूथ वाला नहीं रहेगा तो बनाएगा कौन? तो इसीलिए आप लोग बोलते हैं रोटी खाते सर मन नहीं लग रहा है, इतना रोटी, जैसे भी तो जहां चावल का उत्पादन होता है वहां रोटी तो कोई खाता नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसे मिलता है, चावल में। तो जाएंगे एक थरिया भात बना करके एकदम स्पेशल वाला आइटम का साथ मारेगा, सोतेंगे, पहले सूतेंगे बाद में पढ़ेंगे। इसलिए देखो नींद बहुत ज्यादा आता है, तो उसमें आप किसको एक्टिवेट कर देते हैं, अरे किसको एक्टिवेट करते हैं, स्मूथ वाले को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करते हैं, इसको ना एक्टिवेट करते हैं। तो सोच लो, आप समझ में आया, जब चावल खाते हैं तो किसको एक्टिवेट करते हैं, स्मूथ वाला को, इसी को एक्टिवेट करेंगे। तो जहां चावल ज्यादा खाने की है तो वो स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एक्टिवेट करते हैं। तो इसीलिए इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो देखो आदमी का पेट एकदम पूरा बड़ा बड़ा निकल रहेगा, निकल आ जाता है ना, ऐसे चला, बोले नीचे ताको, ऐसे झुकाना दिखबे नहीं करेगा। तो फेट मतलब वही होता है, तो फेट मतलब वही ना, पहले क्या होता है, चर्बी जिसको बोलते हैं जमा होने का, तो इसीलिए बोलता है उसको दौड़ाओ, पूरा दौड़ा की बॉडी से रिलीज हो एनर्जी। जैसे जाओगे आर्मी लोग का क्या होता है, इसीलिए दौड़ाया, तो उसका पेट नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप तो एंडोप्लाज्मिक को खूब बढ़ा दिया, माइटोकांड्रिया को सुता दिए, तो कैसे होगा। तो बोला नहीं, इसको कन्वर्ट करो, तो पूरा काम करवाते हैं, किससे करवाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तब ये कार्बोहाइड्रेट और वसा को पूरा रिलीज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 मिनट वेट कीजिए। फिर उसके बाद आगे होता है कि रफ, रफ मतलब क्या होता है, खुरदरा। तो ये जो होता है ये राइबोसोम का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, राइबोसोम। और इसीलिए इसको चाहिए क्या, प्रोटीन। राइबोसोम रहेगा तभी आपका शरीर में प्रोटीन बनेगा। दाल खूब खा रहे हैं, दम भर दाल खा रहे हैं, प्रोटीन बनाने वाला पार्टी कौन है, रफ वाला है। तो रफ वाले के पास जाएंगे तभी तो बनाएगा ये, और रफ वाला किसी का डिस्ट्रॉयड हो गया तो प्रोटीन कहां बनेगा, बनेगा। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन का टैबलेट रिवाइटल पूरा खाओ और दौड़ो, इसी का ना ऐड आता है। फिर च्यवनप्राश पूरा खाओ फिर दौड़ो। और कौन कौन आइटम होता है, प्रोटीन मार रहा है, 1 अंडा का जगह 5 अंडा खा ले रहा है, मांसाहारी अंडे खाता है ना, पूरा मिला मिला के, क्योंकि प्रोटीन इसको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपका कौन सा सेल्स इसको चाहिए बनाने के लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रही बात। तो सोचो शरीर में कितना छोटा ऑर्गन है और ये कितना काम करता है, कौन सी समझ में आ रही है ना। तो आप हम लोग का शरीर को कितना बैलेंस का दरकार है। तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना टाइप का, कस के बोलो, कौन कौन टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा आपका, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो राइबोसोम का काम क्या रहेगा। तो वही पूछा जाता है कि राइबोसोम का निवास स्थान कहां होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, कहां होता है, और वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होता है उसी काम होता है प्रोटीन बनाने का, क्या बनाने का। कौन सा सही में आई बात, आगे देखिए। उनको बोल दीजिए अभी लाइव चल रहे हैं, 10 मिनट वेट करने के लिए। बाहर में नहीं बोल रहे, बाहर में निकल, रवि बोल, हाँ बोल, 10 मिनट।
ठीक है, इसके बाद देखो, अभी हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य से राइबोसोम कहां पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में पाया जाता है। तो देखो राइबोसोम का भी तो कोई डिस्कवर किए होंगे, क्योंकि ऐसे तो साइंस का मतलब होता है कोई ना कोई खोज किए हैं, चाहे अज्ञात चाहे ज्ञात लोग। तो देखो राइबोसोम को खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था कौन सा? पैलेड। क्या नाम था? पैलेड। और इसी का राइबोसोम जो बना होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका पूरा नाम क्या है? आरएनए। तो एग्जाम में कभी पूछा जाता है आरएनए का पूरा नाम बताइए, तो क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? और डीएनए लिखा रहेगा तो इसका होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आई बात? उसी के बाद तो देखो, तो ये जो होता है जनरली या राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है नामक और प्रोटीन, तो दो देश से आपका राइबोसोम बना रहेगा, एक बनेगा आरएनए और दूसरा इसको क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन से ना, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? यही ना, राइबोसोम ही ना निकालता है शरीर से प्रोटीन। तो बोला गया यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान है, मतलब अगर प्रोटीन बनना है तो कहां जाना पड़ेगा? राइबोसोम के पास जाना पड़ेगा। सोचो कितना छोटा कण है। फिर इसके बाद बोला गया यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? तो एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाएगा? राइबोसोम। और राइबोसोम कहां मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे चौंक गया कि कोई नया चीज पूछ दी है। अरे राइबोसोम को ढूंढने जाओगे तो कहां मिलेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही ना मिलेगा, उसका निवास स्थान वही है। अभी आपको कोई ढूंढने आएगा तो कहां आएगा? मंगलम में ना कोचिंग में आएगा, किस टाइम उसका उनका पढ़ने का टाइम है वही मिलेंगे वो। तो उसी प्रकार राइबोसोम का जो निवास स्थान है वो कहां है? और राइबोसोम को खोज करने वाला व्यक्ति का नाम? राइबोसोम किसका बना रहता है? आरएनए और प्रोटीन। फिर उसके बाद जो होता है लिखा हुआ है ना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाएगा? राइबोसोम। आगे देखो, यह कोशिका का अगर बोला गया सबसे छोटा अंग, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सारे सेल ऑर्गेनल्स समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, इन सभी में सबसे छोटा अंग जो बोला जाएगा वो राइबोसोम होता है। कौन होता है छोटा, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, खतरनाक काम है, प्रोटीन बना रहा है। समझ रहे हैं? हम लोग इतना बड़ा होकर भी छोटा छोटा काम नहीं कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे, छोटे काम ना है। अरे गवर्नमेंट जॉब लेना छोटा काम है कि बड़ा काम है? छोटा काम है कि नहीं? तैयो नहीं। और लोग तो इतना छोटा जो हम लोग आंखों से नहीं दिखेगा, एक तो सेल नहीं दिखेगा और सेल का अंदर में ऑर्गेनल, बोलो तो कैसे ही लोग काम कर रहा होगा। एक सोचने वाला बात है कि नहीं? हम लोग अभी काटेंगे तो टिश्यू, ऑर्गन हम लोग का ही है, ऑर्गन से बना ऑर्गन से बना टिश्यू, टिश्यू के बाद सेल, सेल के बाद ऑर्गन, इतना भीतर जाकर के गया। तो बोला गया ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो प्रकार के होते हैं। तो पहले टाइप को कहा जाता है 70S राइबोसोम। क्या नाम रहता है? और दूसरे का नाम रहता है 80S राइबोसोम। क्या नाम रहता है? ठीक है। तो जिस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, उसी प्रकार राइबोसोम भी 2 टाइप का होता है। एक का वैल्यू 70S और दूसरा का वैल्यू, तो ये इसका एस का माने आपको लिख दिया हुआ है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, मतलब इस राइबोसोम का जो मेजरमेंट किया जाता है, मेजर तौल के किया जाता है, मतलब जो जितना डीप रहेगा उसी का वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो एस का अगर मीनिंग पूछा जाए तो बता दीजिएगा क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या नाम है? अभी केमिस्ट्री का नाम है, इसको हिंदी हमसे नहीं पूछिए क्या होता है। ठीक है, तब बोलेंगे डिक्शनरी और गूगल बाबा से पूछिए। ठीक है। हाँ, तो राइबोसोम्स कितना टाइप का? कौन कौन सा? तो जब दो भाग में बांटा तो जरूर इसका कुछ काम होगा, नहीं तो एक आदर का था बांटने का। देखो 70S जो होता है ये बहुत हल्का होता है, हल्का, और ये जनरली मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु में होता है, और यूकैरियोटिक सेल हम लोग का मानव में मिलता है।
ठीक है, तो इसीलिए 70S जो राइबोसोम देखने को मिलेगा वो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा। किसे मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में। तो ये हल्का होता है, बोले ना इसका वजन के अनुसार मेजरमेंट करते हैं राइबोसोम्स को, कोट कितना हल्का भारी उसी के अनुसार। और ये 80S जो होता है ये भारी होता है, और ये किसे पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। तो मनुष्य में जो पाया जाएगा आपका राइबोसोम वो कितना वाला पाया जाएगा? तो देखो जो क्लास में बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, सारा चीज वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रहेगा, तो वहां अपना जो क्लास से पढ़े उस कॉन्सेप्ट के अनुसार जवाब मारिएगा। कौन से समय आए? अभी जैसे एग्जाम में पूछ देगा मनुष्य में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, अब बोले राइबोसोम पढ़ ले हैं, तब बोलेगा कहां लिखल है, तो पहले ये समझिए आप प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक है तो 80S वाला मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि 70 और 80S में वजन किसका भारी होता है, किसका होगा ज्यादा? ऐसे भी एस का नंबर वैल्यू ज्यादा दिया हुआ है। एस का मीनिंग पूछेगा तो एस का मीनिंग क्या होगा? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। कौन से सही में आई बात? तो राइबोसोम का क्या काम है? कुछ काम उम करता है ही, प्रोटीन का निर्माण करना। क्या निर्माण करना? इसीलिए इसे प्रोटीन सेल का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाएगा? कौन जाना जाएगा? और राइबोसोम का निवास स्थान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना जल्दी भूल जाता है। ईआर, ईआर ऐसे बोलो याद रखने के लिए, ईआर, ईआर याद रहेगा ना, ईआर मतलब कान, तो ईआर बोलो, तो ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हिंदी में लिखना था लंबा चौड़ा नाम। ठीक है, इसका निवास, राइबोसोम का निवास स्थान ईआर। ठीक है, ईआर बोलो कहा जाता है उसे, लेकिन याद रखना कि इसका पूरा नाम भी कुछ होता है। इसके बाद आएगा गोल्गी बॉडी। क्या नाम आएगा? इंग्लिश में कहते हैं गोल्गी बॉडी और हिंदी में कहते हैं गोल्गी काय। क्या कहते हैं? देखो यहां वेटिंग कर रहा है, भी वही है जो आप देख रहे हैं। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी का भी कोई खोज किए थे, इसका नाम था कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था? गोल्गी। तो आपने उन्हीं का नाम पर पढ़ गया उस ऑर्गन का नाम कैमिलो गोल्गी। तो इसका नाम आसान है, गोल्गी बॉडी जैसे बोलेंगे तो कैमिलो गोल्गी बोल देंगे। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी का डिस्कवर करता का नाम क्या था? कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था, और बोला यह सूक्ष्म नलिकाएं मतलब ट्यूब्यूल, देखो छोटा छोटा ट्यूब, ट्यूब देखे है ना, साइकिल का ट्यूब देखे हैं, जब साइकिल का ट्यूब को फाड़िएगा ऐसे ऐसे तो पूरा रहता है, तो इसको ऐसे काट दीजिए सेक्शनली, तो क्या होगा? आधा ऊपर वाला पार्ट होगा नली का टाइप का, आधा नीचे वाला टाइप निकलेगा ना, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो वही बोला गया ये सूक्ष्म ट्यूबुल के समूह और थैलियों का बना होता है। तो इसी तरह का ट्यूब करके एक थैली नुमा रचना रहेगा। ठीक, तो ये जो होता है ये किसका स्ट्रक्चर कहलाएगा? गोल्गी बॉडी। बोलो गोल्गी, गोल्गी काय नहीं बोलिएगा मेरा क्लास, गोल्गी बॉडी। हिंदी में नाम है गोल्गी काय, तो काय बोलेंगे लग रहा है एटम बम छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसे गोल्गी बॉडी बोलो तो सीधा सीधा छोटा छोटा नाम लग रहेगा। तो गोल्गी बॉडी का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम, ठीक है, तो बोला गया ये भी सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म होता है तो बिना माइक्रोस्कोप को नहीं देखेंगे, तो देख ले गोल्गी बॉडी, यहां भी गोल्गी बॉडी है कि नहीं? दिख रहा है? नहीं, विजिबल आंखों से नहीं दिखिएगा, माइक्रोस्कोप में भी दिखिएगा। तब जब इसको काटिएगा उंगली घर में जाकर के काट लेना और देखना ऐसे मुंडी हिलाती है, तो नहीं काटा जाता है, वहां पर क्या सिरिंज से आपका ब्लड निकालता है, ब्लड निकालता है, तब उसको सेक्स, तभी ना डॉक्टर बोलता है टेस्ट कराना है। बोला जाए जी इसको मलेरिया फलेरिया हो गया, तो कौन T1 T2 T3 T4 चेक करता है कौन शरीर में ऑर्गन घट गया है, उसी का अनुसार डॉक्टर दवा, डॉक्टर जो टेस्ट करवाता है क्यों करवाता है? इसलिए कि आपका सेल का कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है और उसके लिए कौन सा हम केमिकल देंगे, क्योंकि जो दवा खाते हैं वो क्या है? केमिकल ही है। प्रोटीन आपका शरीर में घटा है, कार्बोहाइड्रेट घटा है, लिक्विड घटा हुआ है, विटामिन घटा हुआ है। देखोगे जब दवा रहता है उसी में सब लिखा रहता है, इतना % लिपिड का मात्रा, इतना % प्रोटीन का, इतना कार्बोहाइड्रेट, उसका कंपोनेंट दवा को देखोगे। कभी देखते हैं दुकान में बुखार लगा दे दिया, मान लिया घटाक सीना आ गया पड़ के, तो वो सब कंपोजिशन लिखा रहता है दवा का, वो इसी के अनुसार। इसीलिए डॉक्टर बोलता है टेस्ट कराइए जब आप ठीक नहीं होइएगा तो, क्योंकि जिसको जो दरकार है वो देगा। समझ में आई बात? इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। अब देखो, अभी आपको बताए थे कि ये जो गोल्गी बॉडी का जो होता है, कोशिकाओं के अणुओं को यातायात प्रबंधन, यातायात प्रबंधन मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट समझते हैं ना,
अभी मान लो कि अभी यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा तो इधर से भी गाड़ी घुस गया, इधर से भी गाड़ी, सब गाड़ी घुस गया। जैसे कोई मैनेजमेंट करने वाला रहता है ना, इसी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। हेलमेट लगा के कौन आएगी, धरो सबको, सबको धरता है तो डर नहीं आता है। फिर देखते हैं कोई रेलवे क्या होता है, क्रॉसिंग किया उसको फाइन मारो, तो जहां देखते हैं ट्रैफिक पहले दूर से हेलमेट नहीं है, लटकल रहेगा इधर हैंडल, सब हेलमेट रखेगा, कहां रखेगा, गाड़ी का पीछे वाला जो नहीं रहता वहीं लटका के चलेगा। आपको बताएं कितना सेफ जोन है, तब वहां फिर देखेगा ट्रैफिक पुलिस लगा लेते हैं, लाल बत्ती देते हैं, रुक देते हैं, और कोई ट्रैफिक वाला नहीं देखे तब 9-2-11 उड़ा दो गाड़ी। तो इसीलिए वहां मैनेजमेंट। तो लेकिन अगर सेल मैनेजमेंट नहीं रहेगा तब तो देख रहा है कि किसको क्या चाहिए, मिनरल, किसको विटामिन, सब मैनेज बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए बिगड़ जाता है तो क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले एक्टिवेट करता है मैनेजमेंट वाला को, बोला गाल की बाडी किधर इधर आओ, गाल की बाडी को बुलाता है, बोलता है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तो बोला मेरा कोई बातें नहीं सुन रहा। बोलता है ठीक है तुमको सब चीज दे रहे हैं, आप तुम्ही को मैनेज करना। अभी शुरू में बताए थे ना, जैसे एनर्जी चाहिए तो ये गाल्गी बॉडी डिसाइड करेगा किसको एनर्जी देना है, किसको पानी चाहिए, किसको और भी एलिमेंट चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा, गाल्गी बॉडी। तो गाल्गी बॉडी शरीर का ठीक रहेगा तो आपका मिनरल्स विटामिन सब जगह सही सही पहुंचाएगा। तो सही से जैसे अभी मान लो हमको एनर्जी माउथ में चाहिए, अभी हाथ में तो नहीं चाहिए, जो एग्जांपल दिए। तो अभी जितना शरीर का एनर्जी बनेगा तो सारे शरीर में, अगर मान लो सब पैर में नहीं बनाएगा तो पैर में जितना एनर्जी सब जगह बन रहा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा माउथ में, तो पैर वाला को बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर आओ, कहा चाहिए था तो कम, अभी तू खड़ा है, चलो एनर्जी ट्रांसफर करो, कहां करो, माउथ को, तो बैलेंस आता है। नहीं तो अगर माउथ को एनर्जी घटने लगेगा तो बोलेंगे वेट करो, पानी पी रहे हैं हम 10 मिनट। कौन सी सही हमारी बात। तो ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है जितने भी सॉयल ऑर्गेनल्स का, वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, गाल्गी बॉडी डिसाइड करता है। ठीक है, और इसके बाद ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। कोशिका भित्ति मतलब क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं ना। तो देखो प्लांट सेल में जो बाहरी लेयर, क्योंकि प्लांट सेल को चाहिए मजबूती, मजबूती इसलिए चाहिए कि उसको ठंडा, गर्मी, बरसात जगह का खड़ा रहना है, कि जाना है ठंडा है तो घुस जाएगा, कपड़ा उपड़ा जैकेट उकेट पहन लेगा, घास को उड़ाते हैं कपड़ा उपड़ा नहीं, तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसीलिए उसको क्या निर्माण में भाग लेता है, कौन भाग लेता है, गाल्गी बॉडी। क्योंकि गाल्गी बॉडी इसलिए होता है कि यही मैनेजमेंट है, इसी को चाहिए कि क्या दरकार सबसे किसको चाहिए। तो इसीलिए जो कोशिका भित्ति को होता है, नहीं बोला पेड़ को मौसम से चाहिए, इसीलिए उसका ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर लगा देता है, सुरक्षा कवच, जिसको कहते हैं क्या हम लोग, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांटे में ना होता है, तो एनिमल में तो दरकार नहीं। बोला एनिमल लोग सावधान है, लोग कपड़ा उपड़ा अपने पहनता है, घर द्वार बना घर में रहता है। अब प्लांट कहाँ रहेगा, प्लांट कहीं रहेगा। तो इसीलिए गाल्गी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है, एक अलग लेयर बनाता है। किसका लेयर बनाता है, अरे बोलता नहीं है, किसका लेयर बनाएगा, और सेल वॉल जो होता है फिर किसका प्रोटेक्शन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका प्रोटेक्शन करता है, ये लोग का नहीं धंसता है, ये वाला लेयर हुआ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका बाहर का लेयर बड़ा नहीं रहता, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये होता है सेल वॉल। तो इस सेल वॉल का निर्माण में कौन करेगा काम, गाल्गी बॉडी, क्योंकि यही मैनेजमेंट का काम करता है कि कहां पर किसको एनर्जी चाहिए। फिर इसके बाद लाइसोसोम किसका निर्माण करेगा, लाइसोसोम, हाँ इसको मैंने पढ़ा जाता, हिंदी में लिखा हुआ है सोम, इंग्लिश में लाइसोसोम बोलता है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण करेगा कौन करेगा, गाल्गी बॉडी। और किसका बोलते हैं, सेल वॉल का कौन निर्माण करेगा, ये दोनों परफॉर्म कौन करेगा आपका, गाल्गी बॉडी का मेन काम क्या है, हाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोल सकते हैं, यातायात प्रबंधन, क्या बोलेंगे, कौन काम करेगा, गाल्गी बॉडी। ठीक है, तो यहीं तक रहने दो आज, फिर इसके बाद आई कक्षा में। धन्यवाद।